ना बिखरा हुआ है, हमने ईश्वर को कितना छोटा कर दिया है कि उनके नाम पर विवाद हो रहे हैं। अनकोट ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये आजम खान की तस्वीरें। रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी माना, उनको सजा 3 साल की सुनाई गई और उनको जमानत भी मिल गई। वो घर जरूर जाएंगे, लेकिन घर में वो अपने ऊपर एक दाग लेकर जाएंगे नफरती भाषण का। ये बहस अब और आगे बढ़ेगी और उस बहस को ही हम आगे बढ़ाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आजम खान को जो सजा हुई है उससे राजनीतिक हालात बदलेंगे। क्या ये अखिलेश यादव के लिए झटका है? क्या आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे माननीय इस तरह के बयान नहीं देंगे? लगातार इस तरह के बयानों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी इस पर संज्ञान लेता है, लेकिन ये थमते नहीं है। चुनाव दर चुनाव इस तरह के बयान सामने आते हैं और उस पर बहुत सारी बहस होती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी महीने इस तरह के बयानों को लेकर बड़ी तल्ख टिप्पणी दी थी, जो मैंने आपको कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पुलिस को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि हेट स्पीच में शामिल लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। जिम्मेदार ऐसे बयान देने वालों पर फौरन सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो अवमानना के लिए तैयार रहें। जस्टिस के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करे। आपको बता दें कि शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उस मामले में यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। लेकिन यह मौजू की बात है कि आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा होती है और यह सजा ऐसे समय में होती है जब उससे 1 हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर बड़ी तल्ख टिप्पणी कर चुका होता है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में जिस याचिका पर सुनवाई की, उसमें कोर्ट से यह मांग की गई थी कि वो देश भर में हुई हेट स्पीच की घटनाओं की निष्पक्ष, विश्वसनीय और स्वतंत्र जांच के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित करे। भारत में मुस्लिमों को डराने धमकाने के चलन को तुरंत रोका जाए, यह उस याचिका में कहा गया था। याचिकाकर्ता ने अदालत से तुरंत सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या मुसलमान ऐसे बयान नहीं दे रहे। ये कोर्ट ने अपने बयान में कहा था, अपनी टिप्पणी में। अदालत या प्रशासन कभी कार्रवाई नहीं करता। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से जो वकील पेश हुए, उनका नाम है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें इस कोर्ट में नहीं आना चाहिए, लेकिन हमने कई शिकायतें दर्ज कराई। अदालत या प्रशासन कभी कार्रवाई नहीं करता, हमेशा स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाती है। हेट स्पीच देने वाले लोग आए दिन ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और ये 2 चीजें चल रही हैं। एक तरफ आजम खान को सजा हो जाती है 3 साल की, और दूसरी तरफ बहुत सारे नेता, जिसमें प्रवेश वर्मा भी शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनके बयानों के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आपने सुने होंगे टीवी चैनल्स पे। और इन्हीं तमाम बयानों को अगर क्लब कर दिया जाए तो उसी मामले में याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। एक तरफ रामपुर का एमपी एमएलए कोर्ट सजा सुना देता है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इस पर तल्ख टिप्पणी करता है, न सिर्फ नेताओं पर बल्कि टीवी चैनल्स पर भी, जो इस तरह की बहसें करते हैं। सिब्बल ने बेंच के सामने बीजेपी नेताओं के बयानों का हवाला दिया था और उन्होंने कहा कि सांसद प्रवेश वर्मा ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कही। उसी कार्यक्रम में एक और नेता ने गला काटने तक की बात कही और इस तरह के कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद मामले में भी जो आदेश दिए थे, उनका कोई असर नहीं हो रहा है। धर्म संसद का बयान भी आपको याद होगा कि किस तरह से बयान दिया गया था और हमने उसको लेकर भी एक कार्यक्रम किया था राष्ट्रहित में। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से भरे टॉक शो और रिपोर्ट टेलीकास्ट करने पर टीवी चैनलों को भी फटकार लगाई है। तो हेट स्पीच का मामला सिर्फ आजम खान तक सीमित नहीं है, आजम खान की सजा तक सीमित नहीं है, यह बहुत आगे की बात है। और हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने महीने भर पहले हुई सुनवाई में यह तल्ख टिप्पणी की थी, जो तमाम टीवी चैनल्स हैं, और यह कहा था कि एंकर की जिम्मेदारी है कि वो किसी को नफरत भरी भाषा बोलने से रोके। बेंच ने पूछा कि इस मामले में सरकार मूक दर्शक क्यों बनी और बहुत बहस हुई इस पर। केंद्र सरकार ने 5 साल के लंबे परामर्श के बाद सोशल मीडिया पर नफरत भरे कंटेंट रोकने के लिए एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी अब शुरू कर दी है। इससे कितना लगाम लगेगी, इस पर यह आगे की बात है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और दूसरे देशों के कानूनों और अभिव्यक्ति की आजादी के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
इसमें हेट स्पीच की परिभाषा स्पष्ट होगी ताकि लोगों को भी यह पता रहे कि जो बात वो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो कानून के दायरे में आती है नहीं। आजम खान के मामले में यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि अब लगातार ये सवाल उठेंगे कि आजम खान पर ही एक्शन क्यों लिया गया, उन नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया जो लगातार हेट स्पीच दे रहे हैं। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी में हेट स्पीच की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं मिलती अगर आप देखें। इसलिए पहली बार इस तरह की भाषा को परिभाषित करने के लिए पुराने ब्रिटिश समय की एक संहिता में सुधारों का सुझाव देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की, एक समिति गठित की आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए, कमेटी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ, और ये कोशिश कर रही है हेट स्पीच को लेकर कि कुछ महत्वपूर्ण निकले। सामान्य तौर पर यह उन शब्दों को दिखाता है जिनका इरादा किसी विशेष समूह के प्रति घृणा पैदा करना होता है। यह समूह एक समुदाय, धर्म या जाति का हो सकता है। इस भाषा का अर्थ हो सकता है या नहीं हो सकता, यह भी इसमें एक परिभाषा में है, स्पष्टता नहीं है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हिंसा होने की संभावना होती है। पुलिस जब इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है तो फिर यह समझा जाता है कि पुलिस यह तय करे कि हेट स्पीच थी या नहीं थी। साइबर उत्पीड़न के मामलों पर जांच एजेंसियों के लिए एक मैनुअल प्रकाशित किया गया है जिसमें हेट स्पीच को एक ऐसी भाषा के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति की पहचान और अन्य लक्षणों जैसे यौन, विकलांगता, धर्म आदि के आधार पर उसे बदनाम, उसका अपमान, धमकी या दूसरी तरह की चीजें लक्षित करने की ओर इशारा करती हो। भारत के विधि आयोग यानी लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट में हेट स्पीच को मुख्य रूप से नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन, धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ घृणा को उकसाने के रूप में देखा गया है। यह निर्धारित करने के लिए कि भाषा अभद्र है या नहीं, भाषा का संदर्भ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेट स्पीच क्यों दी जाती है, इसको लेकर भी अपने अपने बयान है, प्रतिक्रियाएं हैं। बीजेपी के नेता ही हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने इसको लेकर एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है। लोग उन रूढ़ियों में विश्वास करते हैं जो उनके दिमाग में बसी हुई हैं और ये रूढ़ियां उन्हें विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करती हैं कि एक वर्ग या व्यक्तियों का समूह उनसे हीन है और इसलिए सभी के एक समान अधिकार नहीं हो सकते। तो अब हेट स्पीच के मामले में जब इतनी बड़ी बहस छिड़ गई है, आजम खान को सजा हो गई है, 3 साल की उनको सजा हुई, जमानत मिली, अब उनकी विधायकी को भी खतरा है। तो ऐसे में क्या आगे का है यह हम समझने की कोशिश करेंगे राष्ट्रहित में। हमारे साथ कुछ मेहमान है, उससे पहले मैं एक प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सुनवाना चाहता हूं आपको, वो सुना दीजिए, उसके बाद मैं मेहमानों से तारुफ कराऊंगा। एक पुराना बॉलीवुड का गाना है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आज ये गाना आजम खान पर बहुत फिट बैठ रहा है। आजम खान ने सत्ता के रसूख में जिस तरह से अत्याचार किया है, एक एक करनी का उनका हिसाब हो रहा है और इसीलिए 27 महीने जेल में रहने के बाद वो बेल पर बाहर आए थे, लेकिन ये अल्प विराम था। अब फिर कोर्ट ने उनको दोषी सिद्ध किया है और जेल की सलाखों के पीछे जाने का अवसर फिर उत्पन्न हो रहा है। ऐसे कई फैसले आएंगे और आजम खान के किए गए अत्याचार का एक एक का हिसाब होगा। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल, हमारे साथ मनोज यादव जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ नदीम अहमद कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, अमील शमशी बीजेपी से, अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक हैं, ताहिरा हसन जी हैं पत्रकार, नवेद शिको हैं हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ शबी हैदर हैं पॉलिटिकल एडिटर। आप सभी का बहुत स्वागत राष्ट्रहित में। मनोज जी, पहला सवाल आपसे ही है, ये तो झटका लग गया आपको? निश्चित तौर पे जो परिस्थितियां आज सामने उत्पन्न हुई हैं वो झटका कहा जाएगा और बड़ी तकलीफ देह हैं, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट का है तो उस पर कोई सवाल जवाब नहीं। कोर्ट का फैसला है और जो हमारे कानूनी अधिकार हैं उनके तहत हम कोर्ट में ही जाएंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से राहत मिल सकती है, किस तरीके से इन सारी चीज़ों से आजम साहब को बचाया जा सकता है, उसकी पूरी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन इसको मैं तमाम सारे चैनल पे चल रहा है कि ये देश के लिए नजीर होगा, ये यहीं से एक लाइन खींची जाएगी, और निश्चित तौर पे इसको मैं तब मानता जब 2018 में एक फैसला लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी
उनको पता नहीं किन के नामों से जाना जाता है, वो 2018 से अब तक वो फैसला ही रिजर्व रखा हुआ है। गजब न्यायपालिका है। इस पे मुझे टिप्पणी करने में किसी तरीके का कोई भी किंचित मात्र भय डर नहीं है। मैं न्यायपालिका के उन जज महोदय को, जिन महोदय ने 4.5 साल का लंबा समय बिता दिया उस फैसले को सुरक्षित रखने में, उस बात को मैं इसलिए सामने रख रहा हूं कि न्याय और न्यायपालिका का जो सिस्टम है वो जिसकी लाठी उसका भैंस। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बड़ा अच्छा गाना गाया, जो बोएगा वो काटेगा। निश्चित तौर पे बड़ा अच्छा गाना उन्होंने गाया, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मुहावरा भी आज की डेट में चरितार्थ होता जा रहा है। अमील जी, आपकी लाठी है। मनोज जी कह रहे हैं कि आपकी लाठी है और आपने अपनी बात कह लो, अभी पूरी नहीं हुई मेरी। हाँ। मैं कह रहा हूं सीधे सीधे सरकार से और मौजूदा कानूनों पूरे सिस्टम से, क्योंकि मुझे ये पावर नहीं है। आपको ये पावर हो सकता है थोड़ा सा हो कि आप किसी बात को सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय को ये पूरा पावर है कि देश के किसी भी मामले को वो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। हेट स्पीच के एक मामला होता, आजम खान साहब दोषी होते या उनके ही बात सिर्फ होती, हमें किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं थी। हजारों सैकड़ों इस तरह के उदाहरण हैं जिसपे देश के प्रधानमंत्री का भी टिप्पणी है कि मैंने दिल से नहीं माफ किया है। वो हेट स्पीच ही तो थी, वो नफरत का पुंज ही था, नफरत की वो पूरी घाटी ही तो थी जिसने राष्ट्रपिता के खिलाफ कही थी। जब जिस सांसद को देश के प्रधानमंत्री ने दिल से नहीं माफ किया, उस सांसद को इस देश की किसी अदालत ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की, कोई सजा नहीं दी। यही देश का दुर्भाग्य है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर ये इस देश लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा तो दुर्भाग्यपूर्ण। अब लाठी से हाँकेंगे क्या आप इस देश को? अमील, आप ऑडिबल नहीं हैं, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय मनोज यादव जी जो बातें कह रहे हैं, देखिए इनकी बातों में बहुत सारी चीजों में कुछ हताशा भी दिखाई दे रही है। देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जो भी किसी को दंड देती है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका जो है वो न्याय व्यवस्था के हिसाब से दंड देती है, किसी दल के या किसी पार्टी के उस पर नहीं करती। दूसरी चीज ये कि आपने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो देखिए ये सवालिया निशान आपने लगाया है हमारे देश की न्यायपालिका पर, जो कि मुझे लगता है कि आप जैसे अनुभवी व्यक्ति को शोभा नहीं देता इस तरह की कोई भी टिप्पणी करना। तीसरी बात आपने कही कि जो सांसद महोदया के संबंध में आपको पता होना चाहिए कि किस न्यायिक प्रक्रिया से वो गुजर करके आई, एक बात। दूसरी बात ये कि अभी शुरुआत में हमारे पार्टी के माननीय प्रवक्ता महोदय ने जो बात कही कि जैसी करनी वैसी भरनी, देखिए समाजवादी तो पार्टी खाली आजम खान की करनी है क्या? ऐसे तो मैं तो लेके नहीं बैठा, कम से कम 1000 बयान मैं सुनवा दूं अपने कार्यक्रम में, समय कम पड़ जाएगा 1 घंटे का। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जितने भी दोषी हैं, जो भी इसमें दोषी होता है वो दोषी सजा का हकदार होता है, दोषियों को सजा दी जाती है और दोषी को दोषी सिद्ध करना न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका यह काम को करती है और न्यायपालिका का ही एक निर्णय है जो सामने आया है अभी। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि राष्ट्रपिता के लिए टिप्पणी की, तो जाहिर सी बात है किसी ने जो है वो मन से नहीं माफ किया, लेकिन बड़े अफसोस की बात तब होती है जब भारत माता को डायन कहने वालों को समाजवादी पार्टी का चीफ नेतृत्व तो माफ कर दिया करता है। बड़ी हैरत की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वालों को समाजवादी पार्टी का चीफ नेतृत्व माफ कर दिया करता है। बड़ी शर्म की बात है। तो ये सारी चीजें हैं, देखिए जो उन्होंने किया वो सामने आया। जब समाजवादी नवेश शिको साहब जो बात अमील शमशी कह रहे हैं कि न्यायपालिका ने सजा दी है, इसमें लाठी और भैंस की बात नहीं। एक तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या ये जो ये सजा सुनाई गई, इसके बाद आपको एक उम्मीद लग रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई ये शुरुआत है, इससे कम से कम ये हो सकता है कि ऐसा संदेश जाए कि नेता जब मुंह खोलें तो सोचें कि नफरत ना उगली जाए। नवेश शिको साहब अनम्यूट कर लीजिए सर आप। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। देखिए ये बात सच है कि कोई भी समाज, कोई भी मुल्क, कोई भी दुनिया का हिस्सा जहां नफरत होती है वहां बर्बादी होती है, वहां विकास नहीं होता है, वहां इंसानियत शर्मसार होती है। नफरत का माहौल किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए काफी होता है और नफरत के बीच सियासत से पैदा होते हैं, ये बात सच है। इस बात में कोई शक नहीं है कि सियासत ने नफरत फैलाई है। नफरती बयान सिर्फ एक सियासी मंचों पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर
और तमाम जगहों से, नुक्कड़ चौराहों से लेकर सोशल मीडिया और टीवी एंकर से लेकर हमारे जैसे पैनलिस्ट भी इस तरह के दोषी हैं जो इस तरह की बातें उगलते हैं जहां से नफरत की चिंगारी इस देश के, उस समाज को नुकसान पहुंचाती है। तो सिर्फ ये सियासी मंचों की बात नहीं, आपने खुद ही जिक्र किया कि सवाल उठाए गए हैं, पैनलिस्ट पर भी सवाल उठाए गए हैं, जो एंकर होते हैं, प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं और सियासी मंचों पर भी सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि सजा मिले। नवेश शिकोह साहब, ऐसा लग रहा है कि अब जैसे ये सजा सुना दी गई तो ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग हमाम में बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर इस तरह की कोई भी सजा सुनाई गई है, जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये सजा सुनाई गई है तो ये हम सब के लिए बेहतर है। न्याय व्यवस्था अपना काम करती है, न्यायालय का हर फैसला हर किसी के सिराखों पर है, चाहे वो विपक्ष का आदमी हो, चाहे वो सड़क का आदमी हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, सबको मानना पड़ेगा। जो देश का नागरिक है उसको न्यायालय का उसका स्वागत। लेकिन सवाल इस बात का है कि नफरत का माहौल फैलाने वाले को सजा दी जाए। एक जो सबसे बड़ी बात आपने शुरू में कह दी कि इस कदर लोग इस नफरत की कारोबार कर रहे हैं, खास तौर से राजनीतिक दलों में। अगर विपक्षी दलों के नेताओं को सजा होती है और सत्ता पक्ष के नेताओं को सजा नहीं होती है तो सवाल तो उठेंगे। नदीम अहमद साहब, आप तो खुश होंगे, आप तो इसी नफरत के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, आपके नेता, आप तो खुश होंगे इस फैसले के बाद, कम से कम कहीं से शुरुआत तो हुई। नहीं जी जी, फैसला देखिए कोर्ट ने किया है, उस पर सवाल नहीं उठ रहा है। सवाल इस पे उठता है कि जो सरकार है वो अपोजिट पार्टियों के खिलाफ जिस तरह से चार्जशीट फाइल करती है, अगर उतनी ही ईमानदारी से अपनी ही पार्टियों के खिलाफ अगर वो चार्जशीट फाइल करने लगे तो आज हमको लगता है कि आधे से ज्यादा लोग जो है स्पीच के मामले में सजा याफ्ता हो जाएंगे। लेकिन ये जो है करते क्या है, जो विपक्ष के लोग हैं जिनको इनको टारगेट करना है। आजम खान को जो सजा हुई है कोई कोर्ट ने थोड़ी सुनाया, कोर्ट के सामने जो कागज रखे गए, रखे गए होंगे, गवाह रखे गए होंगे, उस बिना पे कोर्ट ने सजा सुनाई। क्यों? क्योंकि आजम खान के खिलाफ सरकार आज करीब 3-4 साल से, आप देख लीजिए, आप भी इस चैनल पे आप कितने बीजेपी नेताओं को आपने देखा होगा कि जिनको सजा हुई हो या उनको गिरफ्तारी हुई हो। अभी हाल ही में दिल्ली में कितनी मुहर्रम के टाइम पे जो हिट स्पीच दिया था उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, अब तक गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई है। ताहिरा जी, ये जो बात मनोज भी कह रहे हैं और जो बात नदीम अहमद जी ने भी कही कि ये ऐसा लगता है ठीक है, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है कि भाई हेट स्पीच को लेकर भारत की जो न्याय व्यवस्था है बहुत गंभीर है, और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कई बार इस तरह की तल्ख टिप्पणी कर चुका है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये एक तरफा बात है और इसमें सत्ता पक्ष का असर है इस फैसले में? नहीं, ये बीजेपी नहीं, ये ताहिरा जी से सवाल है मेरा, ताहिरा जी से। नदीम जी ताहिरा जी से सवाल। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर आजम खान ने इस तरह की दिया है, पोलराइजेशन की कोशिश की है, हेट स्पीच दी है, जहर फैलाने की कोशिश की है, जाहिर है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और सजा मिलनी चाहिए देवरिया के उस बीजेपी के नेता को भी जिन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से सामान न खरीदे, उनको भी मिलना चाहिए। गोली मारो जिन्होंने कहा, उनको भी मिलना चाहिए। धर्म संसद में जो बातें कही गई जहर फैलाने वाली, उनको भी मिलना चाहिए। जिसने बापू का अपमान किया उसको भी मिलना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात आपने की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बहुत साफ कहा और उन्होंने पुलिस चीफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पुलिस चीफ को बुला के कहा कि देखिए, आपको इसका इंतजार नहीं करना है कि कोई कंप्लेन करे। अगर हेट स्पीच है तो आप तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। और फिर उन्होंने यह भी कहा, अगर आप एक्शन लेने में असमर्थ हैं तो इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड को क्यों कहना पड़ा? इसलिए कहना पड़ा कि जिन्हें हम जिता के सत्ता में लाते हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड को हमारे कहना पड़ा। फिर उसके बाद जज कहते हैं, फिर हमारे ऑनरेबल कोर्ट के जजेस कहते हैं कि आपके पास 153A, 153B, 505, 295 जैसी आईपीसी की धाराएं हैं, आप लगाइए।
अब इसके बाद क्या बचा है? जितने लोग भी इस तरह की स्पीचेस दे रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसमें भी क्या सेलेक्टिव हो जाए फिर हमारी अरविंद जी क्या सेलेक्टिव हो जाएं? क्या ये ताहिरा जी सवाल उठा रहे हैं? डोंट बी सेलेक्टिव। आप सबको देखिए, हाँ। देखिए देश जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। अभी बाबा साहब की बात कर रहे थे भाजपा के नेता, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। उस संविधान को पढ़िए, वहां इक्वालिटी की बात है, वहां सेलेक्टिव होने की बात नहीं। आजम खान को दिया गया, मैं कहती हूँ एक प्रेसिडेंट सेट हुआ, चलिए मैं आपके साथ मानती हूँ, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। ही हैज नो राइट टू स्प्यू पॉइजन। तो उनको अगर दिया जाना चाहिए तो और लोगों को भी दिया जाना चाहिए जो समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो समाज को खंडित करने की बात कर रहे हैं, तो उनको भी कहिए कि किसी समाज का बहिष्कार करना, इस देश के नागरिक हैं वो। हाँ। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान में लिखा है सब कुछ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अभी अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश बढ़ चला है एक विकास यात्रा पर, जन जन की खुशहाली का स्वप्न लिए, प्रयासों में प्रण लिए। तो आइए देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सभी टैक्स डिडक्टर्स 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रही तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक अपना टीडीएस विवरण अवश्य ई फाइल करें और 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी बचें। टैन व पैन सही कोड करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात हेट स्पीच की हो रही है क्योंकि आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। आजम खान को दोषी माना, 3 साल की सजा सुनाई, बाद में उनको जमानत मिल गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आजम खान ही क्यों, बाकी नेताओं पर क्यों रहम किया गया और बाकी नेताओं पर भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि हेट स्पीच का मामला सिर्फ आजम खान तक सीमित नहीं है। हमारे साथ एक पैनल है, हमारे साथ शबी हैदर जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। शबी, ये पूरा मामला आप देख रहे हैं और इससे पहले भी आपसे बात हुई। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि एक तो ये कितना बड़ा पॉलिटिकल लॉस हो सकता है आजम खान के लिए, क्योंकि अभी तक वो जिस तरह की समस्याओं में घिरे हुए थे, ये उसमें एक और एड ऑन हो गया है उनके साथ। और दूसरा ये कि जो एक सभी पैनलिस्ट जो कह रहे हैं कि हेट स्पीच का मामला सिर्फ आजम खान को सजा देकर या उनके खिलाफ एक्शन लेकर ही नहीं इससे आप इत्श्री कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कॉन्क्रीट तरीके से काम करना होगा और सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अनम्यूट कर लीजिए शबी। किस नजरिए से कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं करना चाहिए कि साहब आजम खान को जो है वो सजा हो गई और फलाने को सजा क्यों नहीं हुई। इसके लिए हमें समझना होगा। और आजम खान पहले व्यक्ति नहीं है, पहले व्यक्ति जितेंद्र त्यागी हैं। जितेंद्र त्यागी को हरिद्वार में जो धर्म सांसद थी, उसके बाद हेट स्पीच मामले में काफी दिनों तक जो है वो जेल में रहना पड़ा था और आजकल वो जमानत पे बाहर है। निश्चित तौर पर सजा जितेंद्र त्यागी को भी होगी, सजा आजम खान को भी हुई है। और एक अजीब सा पहलू है, इस बात को कह के आगे बढ़ेंगे कि और ये दोनों ही लोग जो हैं वो कल्बे जवाज से पंगा लिया था। एक मुस्लिम धर्मगुरु है कल्बे जवाज साहब, और उसके बाद जो है वो सजा का ऐलान हुआ है। तो निश्चित तौर के ऊपर बात इससे आगे चलते हैं। आप किस तरीके से इस पूरे मसले को कोर्ट में रखते हैं? आप वरुण गांधी के केस को उठाइए। पीलीभीत में सांसदीय चुनाव में वरुण गांधी ने क्या नहीं कहा था, किस प्रकार का भाषण नहीं था, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, केस चला था, लेकिन बाद में सारे जितने गवाह थे, जो सबूत थे, वो हॉस्टाइल हो गए और जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था वो पीछे हट गए और वरुण गांधी के ऊपर सजा का ऐलान नहीं हो पाया। तो देखना ये होगा, आप मंच से सामाजिक कार्यकर्ता और ताहिरा हसन जी हैं,
कि प्रवीण तोगड़िया को सजा क्यों नहीं हुई मरहूम, या फिर जो है वो उमा भारती को सजा क्यों नहीं हुई, या फिर विनय कटियार को सजा क्यों नहीं हुई। इन सब के ऊपर हेट स्पीचेस के मामले जो हैं वो एक दो नहीं दर्जनों जो है मुकदमे जो है वो कायम हुए होंगे। लेकिन जब कोर्ट की दहलीज पर ये मुकदमे जाते हैं तो उनकी पैरवी कौन लोग करते हैं, किस प्रकार करते हैं, और जो उसमें जो सारी चीजें होती हैं उसको किस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा पहलू है। और निश्चित तौर के ऊपर आजम खान को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रामक रणनीति रही है वो कहीं ना कहीं कामयाब होती दिखाई दे रही है। 100 से ज्यादा मुकदमे हैं और ये एक समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा, मैं आजम खान का लॉस नहीं कहूंगा, मैं समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस कहूंगा। आजम खान को अगर सजा हुई है, आजम खान की सदस्यता जाती है, पहले उनका लोकसभा गया, अब विधानसभा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर क्या आजम खान राजनीतिक अज्ञातवास पर जाएंगे, किस तरीके की उनकी आगे की सारी चीजें होंगी। समाजवादी पार्टी ने अभी उनका जो पार्टी संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव को खोया है और निश्चित तौर के ऊपर ऑडियो नहीं आ रहा है आपका, खबर आई है, ये एक बड़ी खबर है और इसको समाजवादी पार्टी किस तरीके से जो है वो डिफेंड करती है, किस तरीके से आगे ले जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा सिर्फ और सिर्फ आजम खान थे। अब अगर जो लोग कह रहे हैं कि आजम खान को सजा हुई, सिर्फ अगर हम सरकार में जाएं तो समाजवादी पार्टी के 8 मुस्लिम चेहरे थे, 8 बड़े, चाहे वो शाहिद मंसूर हो, चाहे वो महबूब अली हो, चाहे वो हाजी रियाज अहमद हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हो, वो बहुत सारे जो हैं वो नेता हैं, बहुत सारे अभिनेता हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन सिर्फ आजम खान को ही आक्रामक जो है वो एक रणनीति के तहत जो है वो उन पर काम करना और उनको उस तरीके से चीजें करना, ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक नजरिया है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का मनोबल टूटेगा। समाजवादी मनोज, शबी जो बात उठा रहे हैं ये इसको मुझे लगता है कि आपको इसका गंभीरता से जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये सिर्फ आजम खान के एंगल से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। सपा क्या कर रही है? सपा के सामने तो बड़ी चुनौती आ गई, जो जिस ओर इशारा किया शबी ने, जरा मैं उस पर आपका उत्तर चाहूंगा। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान लगातार मौजूदा सरकार कर रही है, वो चाहे आजम साहब के रूप में हो, चाहे समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता की भी बात हो, वो जहां पे जिस तरीके का नुकसान कर सकते हैं, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, किसी का पेट्रोल पंप गिरा दिया जाता है, उसको बात कर रखने का भी मौका नहीं दिया जाता है, हमारे समर्थक का मकान गिरा दिया जाता है, उसको अपनी बात कोर्ट और थाना कानून के सामने रखने का मौका तक नहीं दिया जाता है। ये एक पूरी तरीके से षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को समाजवादी पार्टी भली बात समझती है, लेकिन चूंकि कानून और न्यायपालिका का मामला है तो उसको हम न्यायपालिका के तहत ही लड़ेंगे। और रही बात, पूरा वो प्रयास कोशिश की जाएगी जिससे कि आदरणीय आजम साहब को बचाया जा सके और उनको किसी भी इस तरह की चीजें, चूंकि उन पे 90 केसेस हैं और तमाम सारे 90 केसों में जमानत पे हैं और सरकार फिर भी अपना वो रवैया अपना रही है। इसीलिए चाहे वो मेरे वक्तव्य हो या पैनल में बैठे तमाम सारे लोगों के वक्तव्य हो कि एक जैसे कहते हैं ना अत्य की और पूरा पराकाष्ठा पे बीजेपी पहुंच चुकी है। मैं तो एक अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये हेट स्पीचेस के मामले देखे जाएंगे तो विपक्ष के इसमें गिनती के इस 5 उंगलियों के नेता भी नहीं मिलेंगे, ये मैं दावे से कह रहा हूं। लेकिन अगर बीजेपी के लीडरान की बात करेंगे पूरे देश में तो हमारे शरीर की सारी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। इतने नेता हैं इनके जो हेट स्पीच, चाहे वो गिरिराज सिंह बिहार से आते हो, चाहे वो कर्नाटक का कोई नया बीजेपी का चेहरा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के दर्जनों हो, चाहे दिल्ली के सांसद हो, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर एमपी की हो, जितने भी हैं इनके लीडरान वो सब आते। मैं तो अपील करता हूं विपक्ष से, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं उनको सारे लोगों को, अगर कोई मुकदमा नहीं पुलिस दर्ज कर रही, दिल्ली की पुलिस नहीं मुकदमा दर्ज कर रही या बीजेपी शासित राज्य में मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है, इन पे दर्जनों मुकदमे दर्ज होने चाहिए और इन पे फास्ट ट्रैक में इस पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से होनी चाहिए, तब बीजेपी को डर लगेगा। क्योंकि एक सॉफ्ट वे राजनीति में, इस बात को समझिएगा शिवम जी की, एक सॉफ्ट वे राजनीतिक दल एक दूसरे के लिए हमेशा रखते हैं कि नहीं नहीं चलो ठीक है, इतनी बात कह दी कोई बात नहीं, उसने कह दिया चलो इसको इग्नोरेंस रखते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत टिप्पणी हो या कोई और बात हो। लेकिन बीजेपी ने जिन चीजों को खत्म किया है उसका मुंहतोड़ जवाब यही हो सकता है कि जहां जहां भी सरकार है विपक्ष की, चाहे तमिलनाडु में हो, केरल में हो और चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, हर जगह बीजेपी के नेताओं के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज होकर त्वरित कार्रवाई होने का सिस्टम होना चाहिए, जिससे
जिससे कि ये मैसेज जाना चाहिए कि ये कार्रवाई सिर्फ एक तरफा नहीं होगी। अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर वो कार्रवाई दोनों तरफ से होगी, ये सबसे बड़ी बात होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मतलब आप मनोज जी आप ये गुजारिश कर रहे हैं उन तमाम पार्टियों से जिनकी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरे राज्यों में जो सरकार, आप उनसे गुजारिश कर रहे हैं? बिल्कुल, ये मैं लगातार ये बात कह रहा हूं। हाँ, अमीर जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को न्यायपालिका ने दी है। हाँ, तो न्यायपालिका अब आपकी बात बहुत शांतिपूर्वक सुनी गई ना, बहुत शांतिपूर्वक आपकी बात सुनी गई। मैंने बहुत शांतिपूर्वक आपकी बात सुनी। आप हमारी बात सुनिए, आप हमारे जवाब को सुनिए, बहुत शांतिपूर्वक आपकी बात सुनी गई। अभी आप जिन पर हेट स्पीच का आरोप लगाते हैं, जिन भाजपा के नेताओं पर आप हेट स्पीच का आरोप लगाते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं दर्ज करा पाए? ये बताइए क्योंकि आपने जनता को भ्रमित करने के प्रयास किए। हेट स्पीच क्या होती है आजम खान की पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है बताने की जरूरत ही नहीं है। सरकारी पैड इस्तेमाल करके, अपने सरकारी मंत्रालय के पैड इस्तेमाल करके नफरत भरे बयान जारी करने वाले आजम खान, उन पर आज कार्रवाई हुई है। ये नजीर है उन तमाम लोगों के लिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, चाहे जो भी कोई हो जो नफरत फैलाने का काम करता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो नफरत फैलाने का काम करता है, देश के सौहार्द को खराब करने का काम करता है, तो सजा का हकदार है। और उसे तमाम लोग वो और ये आज आपको आजम खान पर सजा दिखाई दे रही है, इससे पहले भी और बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई हैं। लेकिन अब आप ये जान लीजिए कि अब वो दौर नहीं रहेगा कि मंच पर बैठ के कोई भारत माता को डाइन कह देगा। मैं तो ये दुआ कर रहा हूं कि वो दौर ना रहे। भारत माता मैं तो दुआ कर रहा हूं अमीर साहब, और भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें आगे आ जाती है तो फिर इससे बड़ी चीज क्या होगी? हाँ, मनोज जी आप टिप्पणी करिए, फिर मैं ताहिरा जी के पास जाऊँ। और देश की अखंडता के लिए। हाँ, अमीर जी आप सुन लीजिए, मनोज जी कुछ कहना चाहते। मैंने जैसे तमाम सारे देश के विपक्ष की सरकारों से अपील की, वैसे मैं हाथ जोड़ के, ये मेरी बात मेरे ख्याल से आप ब्रेकिंग चला सकते हैं, मेरी पूरी फुटेज स्क्रीन पे चला सकते। मैं हाथ जोड़ के उस न्यायालय के न्यायाधीश से विनती करता हूं कि देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जो कि हत्या का आरोपी है, 2018 में जो मुकदमा फाइनल हो गया है, फैसला आ गया है, उस रिजर्व फैसले को ओपन कर दो। अगर ना कर पाओ न्यायाधीश महोदय, तो बताइए क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, देश जानना चाहता है। वो भी एक नजीर साबित होगा कि एक देश का गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री जो हत्या का आरोपी है, सजा जिसको हो चुकी है, उसका इतने लंबे समय तक, आप बताइए कौन सा फैसला 4 साल तक रिजर्व रखा गया? हाँ ताहिरा जी, ये देखिए, अब मनोज जी अपने तरीके से वो प्रश्न उठा रहे हैं, और इसमें न्यायपालिका पर विपक्ष का थोड़ा सा एक ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई कुछ मामलों में न्यायपालिका का रुख इस तरह का नहीं रहता जिसपे कि प्रश्न ना उठें। हालांकि वो एक अलग चीज़ है, उस पर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, और ये मेरा प्रश्न भी है कि हेट स्पीच को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अभी मुखर हुई है, और जिस तरह से अभी आपने प्रवक्ताओं के बयान सुने और तमाम टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं वो बयान, बड़े खुश हैं सभी सत्ताधारी दल के लोग, और कह रहे हैं एक उत्सव सरीखा उनका बयान आ रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या उनको ये अधिकार है कि वो इतना खुश हों आजम खान पर जो ये एक्शन लिया गया, उनको सज़ा हुई? क्योंकि उनका भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड तो है नहीं। बिल्कुल, देखिए अभी जो अमीर ने कहा मुझे अच्छा लगा। भाजपा के जो प्रवक्ता थे उन्होंने ये बात कही कम से कम कि सबका हो। मेरा यही कहना था। शबी हैदर जो कह रहे थे वो डिफरेंट बात कह रहे थे, तो गड़िया क्या क्या बता रहे थे, वो पुरानी बात हो गई शबी साहब। हम बात कर रहे हैं अभी की, जो दिल्ली में कह रहे हैं कि मुसलमानों से सामान ना खरीदो, या इस तरह की देश के तरक्की को, अखंडता को रोकेगा। इसलिए मैडम, सामाजिक कार्यकर्ता महोदया आदरणीय, आप ये बताइए, आप बहुत व्यथित हैं, आप बहुत तकलीफ में हैं, आपने क्या किया या मैंने क्या किया? क्या आप कोर्ट गई? क्या आपने सबूत कलेक्ट करने की कोशिश की? मेरा कहना है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आ गया, देखिए व्यक्ति ने उस चीज को आगे बढ़ाया। नहीं, बात तो पूरी करने दीजिए शबी साहब। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का आ गया फैसला, एक फैसला आ गया, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कह दिया गया पुलिस चीफ से, और कहा अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, ये भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने।
आजम खान को प्रोटेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ मैं डिफर करती हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। ये प्रोटेक्ट करने वाला छोड़ दीजिए, सभी पार्टियां छोड़ दीजिए, तब सेलेक्टिव नहीं होगा, नहीं तो ये सेलेक्टिव चलेगा खेल। आप जो भी हेट स्पीच कर रहा है, किसी भी पार्टी का है, अगर वो हेट स्पीच दे रहा है, वो पोलराइजेशन की कोशिश कर रहा है, चाहे वोट के लिए कर रहा हो या लोगों को हर्ट करने के लिए कर रहा हो, उसको दंडित होना पड़ेगा, उसको दंड मिलना चाहिए। ये मत कहिए कि उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। एक गलत काम करने वाले को प्रोटेक्ट क्यों किया जाए? सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने इस उससे ऊपर उठ के इस तरह की हेट स्पीच देने वालों को जेल के का रुख दिखाना चाहिए, वरना आप संविधान की भी रक्षा नहीं कर पा रहे और देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की भी रक्षा नहीं कर पा रहे। शबीर जी कुछ कहना चाहते हैं? लोकतंत्र का यही जिस्ट है। बोलने दिए ताहिरा जी को। मेरा सवाल इनसे यही था शिवम कि आप बात कर रही हैं प्रवेश वर्मा की, आप बात कर रही हैं ताजा घटनाक्रम की, ताजा स्पीच की। मुझे लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में सैकड़ों की संख्या में जो है हेट स्पीच दी गई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो। हमने उसके लिए क्या किया? आपने उस हेट स्पीच को, अगर आपको बुरा लगा है, अगर आपने उसको संज्ञान में लिया और आपको लगता है कि उस स्पीच ने समाज का नुकसान किया है, तो हमने उसमें क्या कार्रवाई की? कोर्ट में हमने कितने सबूतों को पेश किया, ऑडियो विजुअल जो सबूत हैं। आप मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि आजम खान को सजा मिली क्योंकि उसकी पैरवी अच्छी थी। यस, बिल्कुल पैरवी उसकी अच्छी हुई। लगातार उसको कोर्ट में जो है वो मुस्तैदी से उठाया गया और सारी चीजें हुई, जिसका नतीजा है आज आजम खान को सजा हुई है। नदीम अहमद साहब, आप तो आजकल तो आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कंप्लेंट भी ना हो तो सुमो मोटो एक्शन लीजिए। देखिए ऐसा नहीं है, अगर कहीं नहीं है, लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं वो तो क्या हेट स्पीच चलती रहेगी? ऐसा नहीं है। देश तो संविधान से तब भी चलेगा, हम और आप खड़े हो ना खड़े हो, जो देश जो संविधान की धाराएं हैं वो काम करेगी। आखिर सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ द लैंड को क्यों कहना पड़ा? चीफ को बुला के पुलिस के क्यों कहना पड़ा कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा अगर आप नहीं फॉलो करेंगे और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जो सजा होती है। हाँ। तो इसका मतलब है कि हमें अपने देश के लोकतंत्र संविधान पे हमें गर्व है और वो संविधान हमारी देश की रक्षा करेगा। आप बोले ना नवेश शिको साहब, ये एक और बहस आ गई है। वो कह रहे हैं कि भाई पैरवी भी महत्वपूर्ण है। आजम खान को अगर सजा हुई या हेट स्पीच के मामलों में जिनको सजा नहीं होती है, उसमें पैरवी भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर तमाम लोग पैरवी कर भी रहे हैं। अभी कपिल सिब्बल जिस मामले में जिस याचिका में खड़े हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख बातें कही हेट स्पीच करने वालों को लेकर और कहा कि हम 21वीं सदी में कहां पर पहुंच गए हैं। लेकिन मैं ये पैरवी फैक्टर पे भी आपसे जानना चाहूंगा कि भाई ताहिरा जी कह रही हैं कि अगर कोई पैरवी नहीं कर रहा तो क्या हेट स्पीच चलती रहेगी? क्या आजम खान को तभी सजा हुई जब उनको पैरवी हुई उनकी तकड़ी? देखिए अभी तक तो चल रही थी, अभी तक चल रही है। एक बात को एक बात को समझना होगा। मैं समझता हूँ कि बेकार की बातों में समय नहीं लगाना चाहिए। कुछ बातें बहुत, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे एक डिबेट दूसरे चैनल पर जाना है, मैं क्षमा चाहता हूँ। इसमें होता क्या है कि कुछ बातें ऐसी होती है कि उसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं होती है और इस बात में कोई शक नहीं है कि हेट स्पीच में हर राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता की स्पीच भारत की जनता ने सुनी है। आजम खान हेट स्पीच के माहिर रहे, लेकिन उनसे भी बड़ी हेट स्पीच देने वाले इस देश के बड़े बड़े नेता, उनको सुनते भारत की जनता ने सुना है। सवाल इस बात का है कि सजा सबको नहीं मिलती है, किसी एक को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। यहाँ पर सवाल फंसा हुआ है। यहाँ पर आ गई उससे निकल के बात पैरवी की। अरे कौन सी पैरवी? सब जानते हैं। आम जनता जो बात समझ रही है उनको कहां बेवकूफ बनाने के चक्कर में कोई पड़ सकता है। अरे भाई पैरवी कहां से होती है? कैसे प्री प्लान होती है? कैसे कोई एक्चुअल शिकायत दम कर ली जाते हैं? कैसे प्रोसीडिंग को रोक दिया जाता है? कैसे हमारी शिकायत करता डर वापस हो जाता है शिकायत लेकर, और किस तरह से प्रायोजित शिकायतें आगे
रॉकेट के स्पीड से जाती है, बुलेट ट्रेन के हिसाब से, और फैसला तक आ जाता है। इन बातों को आम जनता जानती है। कहां फंसाए हुए हैं आम जनता को? ये आम जनता जानती है कि किस तरह से सारी चीजें प्रायोजित होती है, पॉलिटिकल होती है। और एक बात को समझ ये फैसला प्रायोजित है क्या नवेश साहब? नवेश साहब ये फैसला ट्रायल भी हो जाता है, प्रायोजित नहीं कहेंगे। ये शिकायतों का जो सिलसिला होता है, उसकी जो प्रोसीडिंग होती है कि कोई शिकायत डप हो जाती है और कोई शिकायत अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। इस बात को हम नजर कभी आप कुछ कहना चाहते हो तो कहिए, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊंगा, वो कुछ कह रहे हैं। फिर नदीम अहमद जी काफी देर से। हम बहुत जरूरी है, देखिए पैरवी बहुत जरूरी है। अगर अजय मिश्रा टेनी का बार बार भाई मनोज यादव जी जो है जिक्र कर रहे हैं, उनके भाई राजीव गुप्ता हैं, उन्होंने मुकदमा 18 साल लड़ा है, 18 साल पैरवी की है। अगर मधुमिता शुक्ला के परिवार ने एक लंबा जो है वो मुकदमा लड़ा है, अमरमणि त्रिपाठी जेल में है, मंजूनाथ के परिवार ने लंबा मुकदमा लड़ा है, न्यायपालिका गए हैं और आज तक उसके कातिल जो है जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। निश्चित तौर के ऊपर अगर आप सब कुछ संविधान के हवाले कर दीजिएगा, आप सब कुछ जो है वो कह दिएगा कि नहीं साहब हम इसमें ये नहीं कर सकते और सब कुछ सिस्टम ऐसा है, बिल्कुल कहीं पर सिस्टम काम करता है। हमें अगर किसी चीज से हमें ऐसा लगता है कि ये समाज के लिए दूषित है, ये समाज में अव्यवस्था फैला रहा है, तो निश्चित तौर पर हमें आगे आना होगा और कोर्ट को उसके सबूत और वो सारी चीजें मुहैया कराना होगी, ताकि कोर्ट जो है उसको, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं कोर्ट सजा देना चाहता है लेकिन कोर्ट उसको सजा नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास सबूत नहीं होते। निश्चित तौर के ऊपर इन सारे प्रकरणों में, जिन प्रकरणों की बात हो रही है, उनके जिन लोगों को भी जो है वो तकलीफ है, वो जाएं कोर्ट में, जाएं देखें उसमें किस तरीके के सबूत की जरूरत है, कौन से वकील कहां पर खड़े करना है, कहां पर क्या डेट है। निश्चित तौर के ऊपर इसमें पिछड़ गए क्या जो शबी इशारा कर रहे हैं जिस ओर? मैं पूरी बात कहना नहीं चाह रहा, आप समझ रहे होंगे कि शबी क्या कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सभी जी ने जो बात कही उसको मैंने अपनी डिबेट में पहले ही कहा कि जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी सरकारें विपक्ष की हैं, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, झारखंड की हो, बिहार की हो, पश्चिम बंगाल की हो, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, जितने भी विपक्ष के बैठे लोग हैं, ये उनका दायित्व बनता है। क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है, ये मनोज यादव की पैरवी करने से कुछ नहीं होने वाला। ये स्पष्ट रूप से मैं आज टीवी चैनल पे बता रहा हूं, इसमें बड़ी पावर, चूंकि जो चीजें हो रही हैं ये भी एक बड़ी पावर करा रही है, छोटी चीजें नहीं करा रही हैं। मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा स्टोरी, छोटी सी स्टोरी और रियल स्टोरी बता रहा हूं कि कैसे चीजें कर दी जाती हैं पक्ष में, जो जिसके पक्ष का है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र फीस को लेके अपने कुलपति के सामने धरना देते हैं। ये अभी की बात है, 2018 या 19 की बात है जब ये मुकदमा हुआ था। वो छात्र छात्राएं योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हैं, इसके बाद कुलपति का विरोध करते हैं फीस को लेके। आपको पता है वो कुलपति का मित्र, मैं नाम लेके कह रहा हूं, कुलपति का मित्र लखनऊ हाई कोर्ट का जज था, उसने स्वतः संज्ञान लेके उन छात्रों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया और उनको जेल भेज दिया। 6-6 महीने जमानतें नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के वो छात्र सभा के विंग के सारे कार्यकर्ता थे। सोचो, आप सोचो कि एक कुलपति का मित्र जो फीस वृद्धि को लेके एक छोटा सा आंदोलन कुलपति के खिलाफ करते हैं तो उनको 6 महीने की जमानत नहीं मिलती। उसी में ये तमाम सारी महिलाएं हमारी छात्र सभा की थी। तो ये एक कैसे एक दूसरे का मौसा होगा, न्यायाधीश होगा, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कानून को एकंगा करते चले जा रहे हैं। कानून एकंगा चल के नहीं चल सकता है। कानून कानून होता है, न्यायपालिका न्यायपालिका होती है। अगर आप इस तरीके से कानून का इस्तेमाल, न्यायाधीशों का इस्तेमाल इस देश में होगा, ये दुर्भाग्य होगा। मैं लगातार इसलिए अजय मिश्रा टेनी का नाम ले रहा हूं कि कोई तो जज सुन रहा होगा, किसी की अंतरात्मा तो जगेगी, कोई तो इस पे सवाल उठाएगा कि कोई केस को, फैसला आए हुए केस को 4.5 साल तक रिजर्व रख सकते हैं। सोचिए ये किस लेवल का, कौन वो शक्ति रोक रही है उस न्यायाधीश को। नदीम अहमद जी, आप काफी देर से सुन रहे हैं, मैं आपके पास कम आया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये जो जिस नफरती भाषणों की जिनकी जिक्र हो रही, जिसको लेके आजम खान साहब को सजा हुई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इन्हीं नफरतों को लेके अभी आपने एक यात्रा के दौरान एक ट्वीट किया, बड़ा हंगामा हुआ उस पर और बड़ी नफरत की बातें आपके नेता कर रहे हैं लगातार। लेकिन मनोज यादव भी कह रहे हैं कि भाई आप तमाम जो सरकारें हैं उसको लेके थोड़ी सी संवेदनशीलता बरतें। और आपको क्या लग रहा है कि आपकी जो मुहिम है
उसको कामयाबी मिलती हुई दिख रही है कि भाई कम से कम ये हेट स्पीच से निजात मिले पॉलिटिक्स को। हाँ शिवम जी, देखिए क्या लोगों के अंदर तो एक जागरूकता लानी है कि हेट स्पीच असल में लोगों ने एक अपने आप को दिखाने के लिए, अब बीजेपी में तो लोग आगे आके जानबूझ के देते हैं कि मैं किसी तरह से जो है ऊपर उठ के आ जाऊं, इसलिए कुछ लोग हेट स्पीच देते हैं। अच्छा, तो हम लोग या हमारी पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अंदर अगर हम दिल दिमाग में डाल दें कि नहीं, देश इस हेट स्पीच से नहीं चलने वाला। देश जो चलने वाला है मोहब्बत से, भाईचारा से, प्यार से और एक दूसरे का सम्मान करके देश चलेगा। आज आजम खान को सजा हुई है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है और उठता रहेगा कि सिर्फ आजम खान क्यों? कौन सा ऐसा नेता है जिसके ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा हुआ आज तक? हमको बताइए। एक विशेष धर्म के आदमी को आप खुल्लम खुल्ला जो है उसको निशाना बना रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सारे लोग चुप रहें और सुनते रहें। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको अगर सजा दिलानी है तो आपके पार्टी के अंदर आज ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं समाजवादी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जो हक बात है, सच बात है, वो बोल रहा हूँ। आजम खान ने जो किया है उसकी सजा उनको मिली है और मैं भी करूंगा तो मुझको भी मिलेगी, मनोज भाई भी करेंगे, उनको भी मिलेगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर हेट स्पीच देते हैं, मेरा कहने का मतलब यही तो सब कह रहे हैं कि सबके लिए अलग अलग मामला हो जाता है। नवेद शिको साहब, एक बात अभी जो नदीम अहमद जी ने कही, 15 दिन पहले दिल्ली में बयान दिया था एमपी ने, अब तक क्या गिरफ्तारी हुई उसकी? कि ये जो हेट स्पीच इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि जो हेट स्पीच देता है अचानक से वो सेलिब्रिटी बन जाता है। हाँ नवेद शिको साहब, क्या आपको लगता है ये एक फैक्टर ये भी है? उसके जी बिल्कुल, इस बात को कि खतावार मीडिया भी है, सेलिब्रिटी ऐसे ही नहीं बन जाता है। अब इसका जवाब शबी जी देंगे, मीडिया कितनी है, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। उसको बहुत ये सस्ता टिकाऊ बिना पैसे का। शिको साहब बोले, शिको साहब कुछ नहीं है उसमें। शिको साहब, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि मीडिया उसको दिखाता है, खूब शिद्दत से दिखाता है, उसको चटपटा मसाले के तौर पे परोसता है और जन जन तक वो बीच जो केंद्र होता है वो मीडिया होता है। नहीं तो इस तरह के बयान अगर इग्नोर कर दिए जाए तो ये सिलसिला रुक जाएगा। दूसरी बात जो अहम बात है, मैं बहुत कम वक्त में अपनी बात कह दूंगा कि आज जो तमाम चर्चाएं हो रही है उससे थोड़ा सा अलग आज की चर्चा के बाद सेकेंड एपिसोड ये होगा, एक कंटेंट आएगा, उसमें बड़ा इमोशनल कंटेंट होगा। उसमें कहा जाएगा आजम साहब इसमें भी चले गए, आजम साहब उसमें भी चले गए, आजम साहब के साथ ये भी हो गया, आजम साहब के साथ वो भी हो गया। समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी? समाजवादी पार्टी के यादव परिवार के नेताओं के ऊपर भी तो बहुत ज्यादा तलवारें लटकी हुई थी, वो क्यों नहीं जेल जाते? उनके ऊपर भी तमाम उनकी फाइलें हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं? मुसलमानों के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है, उनका एक नेता, उनका एक चेहरा जो समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करता था, उसके लिए पहले भी समाजवादी पार्टी ने नहीं की और मुसलमान बहुत इमोशनल हो जाएगा, वो बहन जी की तरफ देखेगा, वो मनोज जी इसका जवाब दे दीजिए संक्षेप में, मेरे पास समय नहीं है। मनोज जी, बड़ा गंभीर बात कही है नवेद शिको साहब ने, मैं नहीं पूछ पाया ये प्रश्न, उन्होंने पूछ लिया। नहीं, नावेद जी ने जिस कंटेंट की बात की वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वो कंटेंट तैयार है और वो कंटेंट प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया से लेकर बड़ा मासूम जवाब दिया है आपने। नहीं, मैं बता रहा हूं वो चलेगा, इसलिए चलेगा क्योंकि बीजेपी डरती है। बीजेपी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो चुनाव बिना डर के लड़ सके। वो जानते हैं इसी तरह डिवाइड करके, इसी तरह लोगों को एक दूसरे से डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ने का प्रयास करती है। वो डेवलपमेंट पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। शबी अब मुझे खत्म करना है, स्कूल वो अस्पताल वो शिक्षा पे नहीं लड़ना चाहती है। शबी मुझे खत्म करना है। ये अब जो कि कहा नवेद शिको साहब ने कि भाई हम भी उतने ही खतावार हैं जितना वो जो इस तरह के बयान देता है। अब आप थोड़ा सा अगर डिफेंड करना चाहें या कुछ कहना चाहें कह दीजिए, मुझे खत्म करना है कार्यक्रम। शबी जी। मैं शिवम, आपने और सारी बात आ गई है निश्चित तौर के ऊपर, और ये एक बड़ी राजनीतिक हस्ती है आजम खान, एक बहुत अच्छी उनका पॉलिटिकल कैरियर रहा है और इस तरीके से उनका ये अंजाम होगा निश्चित तौर पर। आजम तेरे अंजाम पे रोना आया। आजम खान ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। मनोज भाई जैसा कह रहे थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो कभी लाठी भी आजम खान की थी और भैंस भी आजम खान की हुआ करती थी। वो एक अलग बात है कि आज थोड़ा सा जो है पॉलिटिकल सिनेरियो बदला है। निश्चित तौर के ऊपर रास्ते खुले हैं, अभी सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती हैं। आजम खान और उनके जो
लॉ के जो लोग हैं, कानूनीविद हैं, वो किस तरीके से इस चीज को लेंगे उसको देखने वाली बात होगी। लेकिन ये समाजवादी पार्टी का एक बड़ा पॉलिटिकल नुकसान हुआ है। अब समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों के पास अगर इतनी समझ होगी मनोज जी, बहुत आखिरी में ले जाते हैं। हाँ, बहुत संक्षेप में मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा सिर्फ। दौर वो आया कि कातिल की सजा कुछ भी नहीं, हर सजा उसके लिए जिसकी खता कुछ भी नहीं। वाह, बहुत अच्छे। हाँ, तायरा जी जी। एक सेकंड, मेरा ये कहना है, यहाँ पे जो आपका डिबेट थोड़ा डिरेल हुआ, बात ये है हेट स्पीच की हो रही थी। अब ये होना चाहिए कि मैं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड से ये उम्मीद करूंगी कि कोई भी करे वो वीडियो से देख के कि वो डॉक्टर तो नहीं है, उसके बाद उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब वो चाहे कितने बड़े वकील कर ले, फिर तो ये होगा जो गरीब आदमी वकील नहीं कर पाएगा वो दब जाएगा, और वो जो होगा पैसे वाला वो निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यही बात हो रही है। ये लोकतंत्र है, सबसे बड़े लोकतंत्र है। खिलाफ सख्ती से काम करना मुझे लगता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड इसको भी देखेगी, जरूर देखेगी। शिवम देखिए, एक मिनट में मैं अपनी पूरी बात कहूंगा। बहुत सारी चीजें तकनीक हुई हैं, वकालत भी टेक्निकली हो गई है, और निश्चित तौर के ऊपर अगर जो भुक्तभोगी लोग हैं या जो सफरर है, अगर वो टेक्निकल नहीं होगा, और कौन लेकर जाएगा उसकी अडॉप्टेड अगर टेप है, कौन उसकी साइबर की जांच कराएगा, कौन वो सारे जो है वो सबूतों को इकट्ठा करेगा, तो निश्चित तौर पर करने वाले होना चाहिए। और कानून की नजर में मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि सजा सबको होती है, बराबर होती है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, और जिनका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारों। तो निश्चित तौर के ऊपर कानून पर भरोसा रखिए, कोर्ट ही चेक करती है कि डॉक्टर है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, मनोज जी, नदीम अहमद जी, अमील शमसी जी, अरविंद जयतिलक जी से मैं सवाल नहीं ले पाया, उनसे माफ़ी, उनका भी बहुत शुक्रिया, तायरा हसन जी, नवेश शिको साहब और शबी हैदर जी। हेट स्पीच को लेके गंभीर होना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि इस तरह की नफरती भाषा से उद्धार किसी का भी नहीं हो सकता। न्यायपालिका ने यह फैसला दिया है, हो सकता है कि इसके बहुत सारे आयाम हों, इसको अलग अलग चश्मे से सब लोग देखेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस फैसले के बाद क्या नेता सीखेंगे, क्या हम लोग सीखेंगे, क्या नफरत फैलाने का जो व्यापार है उस पर लगाम लगेगी। राष्ट्रहित में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं